नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमोहन गंगोला ज्ञान एकेडमी की पॉलिटी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के साथ एक सिलेबस डिस्कशन किया था और मैंने आपको बोला था कि पॉलिटी को हम A to Z पूरा कवर करते हुए चलेंगे। और जो मैंने पिछले सिलेबस में आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, यानी कि भारत का संवैधानिक इतिहास। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरा सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपके समझ में आ जाए कि हम स्टेप टू स्टेप किस प्रकार से पॉलिटी के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए आज हम क्या क्या देखेंगे, हम बात करेंगे संवैधानिक इतिहास की, जिसमें हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको आप 1771 का संशोधित अधिनियम भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। यानी कि हम 1773 से लेकर 1858 तक का पूरा संवैधानिक इतिहास आज कवर करेंगे। और देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था कि जो भारत का संवैधानिक इतिहास है, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको मैं दो भागों में बांटते हुए चलूंगा। पहला 1773 से 1858 तक। क्यों? क्योंकि इस समय पर हम देखेंगे औपनिवेशिक काल, यानी कि जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। इसके बाद हम देखेंगे आपका 1858 के बाद का, जब भारत क्या हुआ था, इंग्लैंड की रानी के तहत आ गया था, एक क्राउन के तहत क्या हो गया था, अधीन चले गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कवर करेंगे जब भारत क्या रहा, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अधीन रहा। तो देखिए, हल्की सी एक पृष्ठभूमि बनाते हुए चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में आपका क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था वो हार गया था। इसी के कुछ समय बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हमें देखने को मिला था। ठीक है, शाह आलम मुगल बादशाह, शुजाउद्दौला अवध का नवाब के साथ, और एक जिसमें आपका बंगाल का नवाब भी शामिल था। इन तीनों की सेना की लड़ाई हुई थी किसके साथ, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और तीनों हार गए थे। तो बक्सर का जो युद्ध था ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और यहीं से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, भारत पे अपनी एक सत्ता कायम करनी शुरू कर दी। इसी के अगले साल 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जो कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव करता है, बंगाल का जो गवर्नर था। किस किस के साथ, दो प्रकार से संधि करता है। पहली संधि करता है शाह आलम मुगल बादशाह के साथ, और दूसरी इलाहाबाद की संधि आपकी चलती है शुजाउद्दौला के साथ। ठीक है दोस्तों, जैसी इलाहाबाद की संधि होती है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व भारत पे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये मैंने एक आपको पृष्ठभूमि बनाकर दी। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में, जब हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले किसको, आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो देखिए, पहली बात क्या बोलता है, ये बोलता है कि इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार, दोस्तों देखिए मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि पढ़ना किस प्रकार से है। यहां पर नोट करिए, लिखा है पहली बार। तो दोस्तों, जहां पर भी आपको पहली बार, अंतिम बार ये देखने को मिले, तो उस फैक्ट को आप क्या कर लीजिए, दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो यहीं से ही महत्वपूर्ण फैक्टों को निकाल कर लाएगा। तो हमेशा जो पहली बार, अंतिम बार लिखा होता है, जो फैक्ट आते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं एग्जाम के लिए। तो यहां पर बोलता है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भारत में किस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। नेक्स्ट देखिए, तथा कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दे दी गई। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए क्या था, कंपनी जो थी अभी तक एक व्यापारिक रूप में देखने को मिली थी भारत के अंदर, लेकिन इस एक्ट के तहत क्या हुआ, उसको राजनीतिक और उसके प्रशासनिक कार्यों के लिए भी उसको मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। दोस्तों बताना चाहता हूं आपको कि यहां पर अगर आप इसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए इस प्रकार से हम लेकर आए हैं कि आपको नोट्स बनाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा। आपको बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। दूसरे फैक्ट में यह बोलता है कि गवर्नर जनरल को सलाह देने हेतु 4 सदस्यों के कार्यकारी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। इससे पहले एक फैक्ट और देख लीजिए, अभी तक क्या होता था, अभी तक बंगाल में गवर्नर हुआ करता था।
इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। यहां पर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक है दोस्तों, जो आपका छोटे एग्जाम होते हैं वहां पर एग्जाम क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद ये बोलता है कि इस अधिनियम के द्वारा मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। समझते हुए चलिए, देखिए इससे पहले होता क्या था, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, एक मद्रास, एक बंबई और एक बंगाल। तीनों के गवर्नर अपने अपने हुआ करते थे, तीनों कहीं ना कहीं सेम पावर रखा करते थे। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या करा गया, मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी थी उसको किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि किस एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और कहां करी गई। आप आंसर देंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की आपका स्थापना की गई। और दोस्तों देखिए, मैं आपके लिए सारे फैक्ट को कवर करते हुए चला हूं, ताकि जो बच्चा कुछ छोटे एग्जामों की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी सारे फैक्ट यहां से कवर हो जाए। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश कौन थे यहां पर? इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था उच्चतम न्यायालय में, और 3 क्या थे? अन्य न्यायाधीश थे इस मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट चलिए, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार करना व भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या था? देखिए, हो क्या रहा था कि कंपनी कहीं ना कहीं घाटे में चल रही थी। उसका एक रीजन ये भी था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो काम तो कंपनी के लिए कर रहे थे, कंपनी से सैलरी भी ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, अपना निजी व्यापार भी साथ में चला रहे थे, जिससे कंपनी को क्या हो रहा था? घाटा हो रहा था। तो इसी से बचने के लिए एक नया नियम निकाला गया कि भैया जो कर्मचारी होंगे, अब निजी व्यापार, जो कंपनी के कर्मचारी यानी एम्प्लॉय होंगे, वो निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं और भारतीय लोगों से किसी भी प्रकार की कोई रिश्वत और उपहार नहीं ले सकते। आगे देखिए, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर सतत नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है दोस्तों, कुछ नॉर्मल सा फैक्ट है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, इसके विषय में आगे चलकर बात करेंगे। एक हम पॉइंट और देखते हैं, लास्ट पॉइंट इसमें, जो मैं आपको ऊपर भी डिस्कशन कर चुका हूं। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम आपका था सर एलिजा इम्पे, और अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? पहले थे चैम्बर, दूसरे लिमेस्टर और तीसरा हाइट। अब देखिए, यहां पर मैं ये फैक्ट मैंने आपको अभी ऊपर भी कवर कराया था, बस एक अंतर समझिएगा, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर आपने बोला 1773 में क्या हुआ, एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन एग्जाम में तो पूछा ही नहीं गया, एग्जाम में तो 1774 दे रहा है। तो देखिए, यहां पर कंफ्यूजन मत करिएगा। 1773 के एक्ट के तहत यह कहा गया कि एक नियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया कि उच्चतम न्यायालय बनाया जाएगा, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई कब? 1774 में। ठीक है दोस्तों, बना 1774 में और आया किस एक्ट के तहत? आपका 1773 के एक्ट के तहत आया। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं हम 1781 यानी कि 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की। देखिए, यहां पर कुछ ज्यादा यहां से क्वेश्चन आता नहीं है, आपको बस एक पॉइंट यहां पर याद रखने की जरूरत है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। कहने का मतलब यह है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर चुका था। ठीक है दोस्तों, बाद में कहता है कि बाद में एक बात कही गई है कि इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय पर रोक लगा दी गई कि उच्चतम न्यायालय कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और तीसरा पॉइंट कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा किसी भी कानून निर्माण तथा क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का आदेश दिया गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भैया आप जो भी कानून लाएंगे, कोई भी कानून बनाएंगे, तो आप भारतीयों की सामाजिक, सोशल, धार्मिक यानी रिलीजन रीति रिवाजों का सम्मान भी करेंगे। ज़्यादा इसमें आपको फिर बोल रहा हूँ कि 1781 के एक्ट में आपको याद रखने लायक आपका क्या है? पहला पॉइंट कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल जो था बंगाल, बिहार के लिए भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त करता है। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आपका पिट्स इंडिया अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1874। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, पहली बार आप समझकर चलिए कि पिट्स इंडिया एक्ट आया क्यों। देखिए, इस अधिनियम का उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पीछे दोनों पढ़ा चुका हूं, 1773 और 1781, 1770, 1781।
इन दोनों एक्टों में कुछ कमियां रह गई थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। अब बात करते हैं भाई किस प्रकार की कमी, कौन सी ऐसी कमी रह गई थी कि एक्ट लाना पड़ा फिर से। तो देखिए दोस्तों, एक ही कमी यहां पर देखने को मिली थी और वो कमी थी अंग्रेजों के हित को बढ़ाना। क्योंकि जो पीछे एक्ट आए थे उन एक्टों में अंग्रेजों के हित उतने अधिक नहीं बढ़े थे, और उन्हीं हितों को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन ने क्या करा, एक नया एक्ट लेके आई 1784। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कैसे कर दिया गया अलग अलग, देखिए राजनीतिक कार्य जो थे, यानी कि अब कंपनी से राजनीतिक जो सत्ता हुआ करती थी, पॉलिटिकल जो उसके पास पावर थी, वो किसने ले ली थी, अब वो ले ली थी आपका ब्रिटेन ने। यानी कि अब भारत पे राजनीतिक कौन देखेगा, राजनीतिक रूप से कौन निर्धारण करेगा, ब्रिटेन में बैठे हुए लोग, यानी कि ब्रिटेन की सरकार। और वाणिज्यिक कार्यों में यहां पर ब्रिटेन की सरकार ने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। क्यों? क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं बहुत सारा धन इंडिया से ले जा रही थी, और कहां दे रही थी, आपका ब्रिटेन में दे रही थी। और आपको पता है भारत क्या था, सौंपे सोने की खान था, और कंपनी भली भांति सोने की खान को लूटने का काम कर रही थी। अगर आपको याद होगा, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, इसी के ऊपर दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत रहा था। तो यहां पर देखिए, अब राजनीतिक रूप से नियंत्रण करने के लिए कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। दूसरी बात यह करता है, गवर्नर जनरल की सलाह के लिए मैंने आपको पीछे बताया था कि सदस्यों की टीम थी, तो इन सदस्यों को कर देता जो संख्या 4 थी सदस्यों। देखिए पीछे देखिए, मैंने पीछे आपको बताया था 1773 में कि यहां पर देखिए मैंने आपको बताया गवर्नर जनरल की सलाह के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद रखी गई थी। और देखिए 1784 में क्या कराया गया, इन 4 सदस्यों की संख्या कम करके कितनी कर दी गई, अब 3 कर दी गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक पावर किसके पास जा रही थी, ब्रिटेन की सरकार के पास जा रही थी। और अपनी इस राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन करने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया सरकार ने, यानी कि नियंत्रण बोर्ड बनाया। किसने? ब्रिटेन की सरकार ने एक नियंत्रण बोर्ड बनाया, ताकि इन राजनीतिक कार्यों का प्रबंधन क्या करे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करे। और मोस्टली जितनी मेन पावर्स थी, जैसे नागरिक सेवा, सैन्य सेवा, राजस्व संबंधी जितने भी बड़ी बड़ी पावर्स हुआ करती थी, किसके अधीन दे दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन दे दी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस अधिनियम द्वारा, देखिए फिर से दोस्तों मैंने आपसे बोला था, जहां पर भी पहली बार अंतिम बार आए, आपको दिमाग में उस फैक्ट को बिल्कुल बैठा देना है। देखिए लिखा है, इस अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। मतलब कंपनी ने भारत के जितने भी क्षेत्र पर राज करना शुरू किया था, वो अब क्या कहा जाने लगेगा, कंपनी का अधीन क्षेत्र नहीं, अब क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश, यानी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन एक प्रदेश। आगे देखिए, इस अधिनियम द्वारा सरकार को कंपनी शासन प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दे। यानी कि कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल किसका आने लगा, अब ब्रिटेन की सरकार का आने लगा। और यहीं पर यह फैक्ट और देखने को मिलता है कि भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के मामले की सुनवाई के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। क्योंकि देखिए कंपनी के अधिकारी जो भारत में काम कर रहे थे, अब उनके ऊपर अगर कोई केस होता है, कोई सुनवाई होती है, तो कहां होगी, वो होगी आपकी इंग्लैंड के एक कोर्ट में होगी। और दोस्तों यहीं पर ही हमें एक चीज और देखने को मिली थी, आपका यहां पर हमें देखने को मिला था एक द्वैध शासन। ठीक है दोस्तों, द्वैध शासन भी हमें देखने को मिला था। द्वैध शासन मतलब 2 प्रकार का शासन। जैसे मैंने आपको बताया भैया, एक तो प्रशासनिक रूप से और एक राजस्व का शासन, 2 प्रकार का शासन है। ठीक है दोस्तों, तो द्वैध शासन भी हमें देखने को मिला था कहीं ना कहीं। और ये द्वैध शासन कहां तक चलेगा, आपका 1858 तक चलेगा, जब आपका रानी जब तक कंपनी के कार्यों को, कंपनी के अधिकारों को अधिकृत नहीं कर लेगी। अच्छा दोस्तों, फिर हम बात करेंगे किसकी, आपका 1793 का चार्टर एक्ट। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बताते हुए चलता हूं कि यहां पर देखिए मैंने जो नोट्स बनाए हैं, यहां पर मैंने आपके लिए इस प्रकार से नोट्स बनाए हैं कि पॉलिटी के साथ साथ आपका हिस्ट्री के भी जो फैक्ट हैं वो कवर होते हुए चलें। यहां पर देखिए इतिहास की बात चल रही है, संवैधानिक इतिहास की बात चल रही है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ हिस्ट्री के फैक्ट भी लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन उठा लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलकर हम जब पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल पॉलिटी के व्यू से इसको पढ़ते हुए चलेंगे, पॉलिटी के ही दृष्टिकोण से हम इस सीरीज को लेकर चलेंगे। लेकिन जहां पर हम इतिहास की बात कर रहे हैं, वहां पर कुछ फैक्ट मैं आपके लिए यहां पर इतिहास के भी लेकर आया हूं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793 की। यहां पर कुछ ज्यादा
आपको सोचने की जरूरत नहीं और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इतनी सी बात कहता है कि यहाँ पर कंपनी के जो एकाधिकार थे 20-20 सालों के लिए बढ़ाए जा रहे थे, तो यहाँ पर क्या करा, कंपनी के एकाधिकार को 20 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं यहाँ पर बात है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आपकी चार्टर एक्ट 1813 की। यहाँ पर भी देखिए कुछ ज़्यादा हमें देखने को मिलता नहीं है। पॉलिटिकल की दृष्टिकोण से, हिस्ट्री के दृष्टिकोण से कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं। पहली बात की अगले कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, देखिए व्यापारिक अधिकार की बात चल रही है, राजनीतिक अधिकारों की बात नहीं चल रही है। राजनीतिक अधिकार तो ले लिए हैं सरकार ने, तो यहां पर कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया सॉरी, और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा नहीं, जब हमारी हिस्ट्री की पूरी एक सीरीज चलेगी वहां पर मैं डिटेल में इन पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। यहां पर पॉलिटी की दृष्टिकोण से थोड़ा सा कह सकते हैं कि व्यापार अधिकार को, एकाधिकार को समाप्त कर दिया, किंतु चीन के साथ और चीन के साथ व्यापार और चाय पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, बाकी सारे अधिकार समाप्त कर लिए। बाकी जो पॉइंट लिखे हैं यहां पर आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब हिस्ट्री की आपकी क्लास चलेगी वहां पर मैं प्रॉपर रूप से इन्हें समझाते हुए चलूंगा। बात करते हैं चार्टर एक्ट आपका 1833। अच्छा तो दोस्तों बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। तो देखिए पहला पॉइंट जो निकल कर आता है इससे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हर एग्जाम के लिए, बोलता है इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले हमने देखा बंगाल का गवर्नर बना आपका गवर्नर जनरल बंगाल का, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो क्या बन गया है, आपका पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जितनी भी शक्तियां थी, चाहे वो नागरिक हो या सैन्य हो, ठीक है, चाहे वो नागरिक शक्ति हो यानी सिविल शक्ति हो या फिर आपका सैन्य शक्ति हो, डिफेंस की पावर हो, सारी की सारी किसको दे दी गई, भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। और एक क्वेश्चन कभी पूछ लेता है फैक्ट का कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप आंसर देंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खास है नहीं, पिछले मैंने आपको बताया था कि आपका जो था चाय और चीनी को छोड़कर सारे अधिकार समाप्त कर दिए थे कंपनी के, तो यहां पर क्या होता है, चाय और चीनी का जो अधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट एक पॉइंट निकल कर आता है कि भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और देखिए फिर देखिए जो क्वेश्चन पॉइंट है बहुत अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी की दृष्टि से, इस चार्टर के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यानी कि पहले जो था, जो सिविल सर्वेंट होते थे, जैसे आज की डेट में आप आईएएस वगैरह एग्जाम देते हैं और आप डीएम एसडीएम वगैरह बनते हैं, एक सिविल सर्वेंट बनते हैं, उनका चयन डायरेक्ट नहीं होता था। यहां पर क्या हुआ था, एक खुली प्रतियोगिता, यानी कि आपका सीधे एग्जाम कराया गया सिविल सेवकों के चयन के लिए। लेकिन आगे चलकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, इन्होंने क्या करा, इसका विरोध करा, जिस कारण इस प्रावधान को समाप्त करना पड़ गया था। आगे देखिए 20 वर्षों के लिए आपका क्या हुआ, कंपनी का भारत के प्रदेशों पर राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। कुछ ज्यादा खास पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट भी आपका इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आता है कि गवर्नर जनरल की सलाह हेतु कार्यकारी परिषद, आपने पीछे पढ़ा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल की संख्या को 3 से 4 कर दिया गया। याद करिए पहले 4 थी, फिर 3 करी गई, अब फिर 3 से कितनी कर दी गई, 4 कर दी गई। और यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चौथा सदस्य था वो किस प्रकार से चुना जाता था। तो याद रखिएगा जो यहां पर चौथा सदस्य नियुक्त किया गया वो कौन होता था, वो होता था विधि विशेषज्ञ, यानी विधि मतलब कानून का एक अच्छा ज्ञाता, विधि का विशेषज्ञ जो होता था, उसको चौथे सदस्य के रूप में नियुक्त करने की बात करी गई चार्टर एक्ट 1833 में। और पहला विधि सदस्य किसको बनाया गया था, आपका मैकाले को। ठीक है, कौन बना था, मैकाले। फैक्ट वाला क्वेश्चन था। इसके बाद अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र भारत में रहने और संपत्ति अधिग्रहण की आज्ञा दे दी गई। ये आपका हिस्ट्री की दृष्टि से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि मैं यहां पर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए कुछ फैक्ट लेकर आया हूं। आप इसकी शॉट ले लीजिए और बार बार आपसे बोल रहा हूं इसके नोट्स बना लीजिए, ताकि आपका क्या हो, कोई भी चीज छूटे ना और प्रॉपर रूप से तैयारी होते रहे। अच्छा तो दोस्तों हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 की। सबसे पहला पॉइंट आप उठा लो यहां से, जो बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1853 का जो आपका अधिनियम है, ये ब्रिटिश कालीन इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट है, दिमाग में बैठा लो इस बात को।
काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषता देख लेते हैं। देखिए पॉलिटिकल के व्यू से देखेंगे आप तो ज़्यादा कुछ इसकी विशेषता देखने को नहीं मिलती है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री को भी जोड़ते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बोलता है ब्रिटिश संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त कर सकता है। देखिए भैया कंपनी का पूरा क्या कर दिया है, अब कंपनी का बिस्तर गोल होने लग गया है धीरे धीरे, और पावर किसके पास जाने लगी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश सरकार के पास पावर जाने लगी है। नेक्स्ट वही बात आती है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करना शुरू कर दिया गया, जो मैंने पीछे बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण बंद कर दिया गया था, फिर से शुरू करने लग गए हैं। ये कुछ ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। यहां से क्वेश्चन जो उठेगा वो ये उठेगा, 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में कौन सी समिति नियुक्त की गई थी। इसको दिमाग में रख लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए, आंसर होगा मैकाले समिति। यहां से क्वेश्चन उठेगा 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में कौन सी समिति नियुक्त की गई थी, आप आंसर देंगे मैकाले समिति नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। पीछे मैंने आपको बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बने थे जो, तो यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या पहले 24 हुआ करती थी, अब कितनी कर दी, 18 कर दी, जिसमें से 6 सदस्य किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, आपका मनोनीत किए जाते थे ब्रिटेन के आपके सम्राट के द्वारा। जैसा भी होता है ना, आपका 2 सदस्य लोकसभा में, 12 सदस्य राज्यसभा में, किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, आपका हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। तो उसी प्रकार से यहाँ 6 सदस्य किसके द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या था, कुछ ये सारे एक्ट थे 1773 से 1893 तक, सॉरी 1853 तक के। इसके बाद हम देखेंगे आपका 1858 से आगे के एक्ट, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, इन एक्टों को आप क्या कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्रॉपर रूप से हम क्या करेंगे, पॉलिटी को धीरे धीरे खत्म करते रहेंगे। और सबसे आपका एक और महत्वपूर्ण बात, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारी जो सीरीज चल रही है इससे आप बिल्कुल भी छूटे ना, हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें और प्रॉपर रूप से तैयारी में संलग्न रहे, प्रॉपर रूप से तैयारी करते रहें। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।